नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड EPC 2 के यूनिट 3 से। यूनिट 3 का ये दूसरा वीडियो है। हम बात कर रहे थे यूनिट 3 में आर्ट एडेड लर्निंग एंड रोल ऑफ अ टीचर। इसके अंतर्गत 6 पार्ट्स ऑफ पेंटिंग यानी कि चित्रकला षडंग के बारे में बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने 2 विषयों पर चर्चा किया था, जिसमें एक है आपका ऋग्वेदा और दूसरा है प्रमानामी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, तब जाकर के आप चित्रकला षडंग को आसानी से समझ सकते हैं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे तीसरे पक्ष यानी कि भाव, इमोशन के बारे में। आज का हमारा चित्रकला षडंग का तीसरा पार्ट, तीसरा यूनिट जो है वो भाव है, इमोशन है। तो आप हेडिंग देंगे, थर्ड में लिखेंगे भाव, इमोशंस। षडंग के तृतीय अंग में, तृतीय भाग में हम भाव का अध्ययन करते हैं। चित्र में रूप के प्रमाणिक यानी कि ऑथेंटिकेट होने के साथ साथ, तब तक चित्र हमारा ऑथेंटिकेट नहीं होगा यानी कि प्रमाणिक नहीं होगा, होने के साथ साथ उसमें जो है भावयुक्त सौंदर्य भी होना चाहिए। हमने पिछले में क्या जाना था, प्रमाण में हमारा चित्र जो है प्रमाणिक होना चाहिए, प्रमाण के अनुसार होना चाहिए, भ्रमहीन ज्ञान के अनुसार होना चाहिए और रूप भेद होना चाहिए। प्रत्येक चित्रों में भिन्नता भी हमें होनी चाहिए। इन दोनों के अलावा हमको भाव में क्या है, चित्र हमारा ऑथेंटिकेट तो होना ही चाहिए, प्रमाणिक तो होना ही चाहिए, इसके साथ ही साथ उसमें भावयुक्त सौंदर्य भी स्थापित होना चाहिए, यानी कि इमोशंस भी होना चाहिए। भाव का तात्पर्य होता है आकृति की भाव भंगिमा। भाव भंगिमा यानी कि उसके पोज और जेस्चर की बात हो रही है। आकृति में क्या होना चाहिए, पोज होना चाहिए, जेस्चर होना चाहिए, उसकी भाव भंगिमा होनी चाहिए, उसके मनोभाव, उसके स्वभाव एवं उसकी व्यंग्यात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए। उसमें हम जो है भाव का तात्पर्य को हम इस रूप में ले सकते हैं कि उसके भाव भंगिमा, उसके स्वभाव, उसके मनोभाव, उसकी व्यंग्यात्मक प्रक्रिया को ही हम कहते हैं। जो भी वो व्यंग्यात्मक प्रक्रिया करता है अपने भाव भंगिमा के द्वारा यानी कि पोजेज एंड जेस्चर्स के द्वारा, उसे हम कहते हैं भाव। इसे हम लोग जो है अपनी आँखों से भी देख सकते हैं। जो भी यदि हम बात करते हैं, यदि हम स्माइल करते हैं तो हमारी आंखें थोड़ी छोटी हो जाती है, चेहरा का स्माइल का लिप्स बड़ा हो जाता है। यदि हम गुस्सा करते हैं तो आंखें बड़ी हो जाती है। तो ये सब चेष्टा जो होता है हमें दर्शाता है कि हमारा मनोभाव क्या है। जैसे कि आप देखते हैं, यदि आप कुछ भी बना रहे हैं, मान लीजिए बाहर निकलिएगा, तो जो भी मनोभाव है प्रकृति में हो रहा है या मनुष्य के बीच हो रहा है, उसे आप आसानी से देख सकते हैं। मान लीजिए कि यदि व्यक्ति गाल पर हाथ रख कर बैठा हुआ है तो आप समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति कुछ ही सोच रहा है। यदि वो आंखों पर आंचल डालकर रो रहा है यानी कि वो अपनी आंसू को छिपाना चाह रहा है, वो नहीं दिखाना चाह रहा है कि हम रो रहे हैं। हम नए फूल को देखते हैं, नए पत्ते को देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि अब बाहर अच्छा मौसम है, बसंत का मौसम आ चुका है। तो जो भी भिन्नताएं होती है, जो भी हमें उस सब चीज़ को हम आँखों से देख सकते हैं। उसी के संदर्भ में यदि हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आप सभी इमोजी से वाकिफ भी होंगे। इमोजी हर कोई जानते होंगे। अब इमोजी होता क्या है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह आप इमोजी को देखते होंगे और बहुत सारे इमोजी हैं जिनका आप प्रयोग भी करते होंगे। मैंने कुछ का अंकन यहाँ पर किया है, आप इसे देख कर पहचान सकते हैं। ये सब सारे इमोजी जो हैं आपके सोशल नेटवर्किंग साइट से लिए गए हैं। तो इसमें हम क्या दिखाते हैं, इन सब आकृतियों में हम भाव भंगिमा को दिखाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हम कोई चीज़ पढ़कर मुझे खुशी मिली, मुझे अच्छा लगा, तो हम ये स्माइली भेज देते हैं, यानी कि हम स्माइली आइकन उसे सेंड कर देते हैं। यदि कोई चीज़ देखा मुझे गुस्सा आ गया, हमें बात पसंद नहीं आई, तो हम क्या करते हैं, ये गुस्सा वाला सिंबल उसे भेज सकते हैं। यानी कि हम उसे बताते कुछ नहीं है, लेकिन एक भाव के द्वारा, एक इमोजी के द्वारा हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यदि कोई चीज़ हमें ज़्यादा पसंद आ जाता है, हम उसमें कुछ मजाक के तौर पर दोस्तों के बीच कुछ साझा कर रहे हैं, तो हम इस इमोजी का प्रयोग करते हैं।
आप सभी भी इस इमोजी का प्रयोग करते होंगे। कोई चीज़ आपको बेहतर लगा या किसी दोस्त पर आप उसका टास्क कर रहे हैं, किसी की आप टांग खिंचाई कर रहे हैं, तो इस तरह का इमोजी का हम सभी प्रयोग करते हैं। और तीसरा इमोजी ये होता है, कोई चीज़ आपको आश्चर्यजनक लगा कि ये कैसे हो गया, तो हम आश्चर्य को दिखाने के लिए यानी कि विस्मय को दिखाने के लिए इसका चिन्ह भी होता है इस तरह का, आप सबको याद होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो हम इस पहले इस तरह के चिन्ह का प्रयोग करते थे, लेकिन आजकल हम इमोजी का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये 4 इमोजी थे जिसका बहुत ज़्यादा हर व्यक्ति प्रयोग करता है। तो मैंने 4 और भी बहुत सारे इमोजी हैं, यदि आप व्हाट्सएप पर देखते होंगे या फेसबुक पर देखते होंगे आपको बहुत सारे इमोजी मिलेंगे। आजकल तो कार्टून रूप में भी इमोजी आने लगे हैं और कुछ इमोजी ऐसे आ गए हैं जिनमें गतिविधि भी होती है। तो इसमें दिन प्रतिदिन चेंजिंग होते जा रहे हैं, बदलाव होते जा रहे हैं। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे भाव को दिखाते हैं, हमारे इमोशंस को दिखाते हैं। जो चीज़ें हम कह करके या लिख करके नहीं बता सकते हैं, उसे हम अपने भाव के द्वारा व्यक्त करते हैं। यदि व्यक्ति आमने सामने है तो मेरा भाव जो है मेरे चेहरे पर आ जाता है। यदि अभी हम क्लास ले रहे हैं तो अभी हम अंदर से खुश हैं, तो खुशी आपको अभी दिखाई दे रही है। यदि हम पूरे थके हुए रहते या फिर मेरा मन नहीं करता तो मेरे चेहरे पर वो थकान, वो उदासी आपको दिखाई देती। तो जो भी एक्सप्रेशन होता है, जो भी भाव होता है, वो आपके चेहरे पर दिखाई पड़ जाता है। तो एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या होना चाहिए, भाव का भी ज्ञान होना चाहिए, यानी कि इमोशंस का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। जब आप अपने स्टूडेंट्स को देखें तो उनके चेहरे को देखकर आप उनके भाव को पहचान सकें कि आखिर उनकी आज पढ़ने का क्या मन है और क्या चाहते हैं। अगर आज वो गुस्सा में हैं कि शांत हैं कि क्या उनके साथ गतिविधियाँ हो रही है, तो यही सब चीज़ें हमको जोड़ना है। नाम ही आपका दिया गया आर्ट एडेड लर्निंग एंड रोल ऑफ अ टीचर। हम कला को, आर्ट को ऐड करेंगे अधिगम में, और आपका क्या रोल होना चाहिए, एक शिक्षक का रोल क्या होना चाहिए, मेरा टॉपिक यही है। तो हम आपको चित्रकला सडन के माध्यम से इस वीडियो में बता रहे हैं कि आप कैसे चीज़ों को जोड़ सकते हैं, कैसे हम पेंटिंग के माध्यम से, चित्र के माध्यम से हम अधिगम करा सकते हैं, और प्रेजेंट लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी हम चीज़ों को तालमेल कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको उन सब चीज़ों को लिया है जो कि जिससे वर्तमान में आप सभी जुड़े हुए हैं। हमको लगता है कि इन सब इमोजीज का आप प्रत्येक दिन प्रयोग करते हैं, और इस चीज़ों का प्रयोग आप अपने डेली लाइफ में, अपने क्लासरूम में, हर जगह कर सकते हैं। भाव आपके यही हैं, जिस भाव का हम जैसा प्रयोग करेंगे हमें वैसे ही दिखाई देंगे। इसीलिए जब भी आप क्लास में जाए, जब भी आप पढ़ाने जाए, तो भाव को जरूर समझें। भाव को समझ करके हम पढ़ाएंगे तो हमारा पढ़ाना जो है सार्थक सिद्ध होगा, नहीं तो पढ़ाने से आपके कोई फायदा भी नहीं होगा। हमें अपनी पढ़ाई को, जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको अपने स्ट्रगल को सार्थक सिद्ध करना है। आप यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप शिक्षक बन रहे हैं, तो शिक्षक की सार्थकता को जो है आपको साबित करना है। साबित हम कैसे करेंगे, जब आप क्लास में बच्चों को पढ़ाएं तो आपके पढ़ाने के तरीके से, आपके पढ़ाने की शैली से बच्चे संतुष्ट हो जाएं, तो सबसे बड़ी सार्थकता आपकी वही होती है, और होना भी यही चाहिए। क्योंकि जब हम कला को जोड़ लेते हैं, आर्ट को जोड़ लेते हैं, जैसे कला को आप अपने विषय में जोड़ते हैं, उसमें रोचकता अपने आप ही आ जाती है। तो जब रोचकता आएगी तो बच्चे के भाव भी परिवर्तन होंगे और बच्चे सब चीज़ें आसानी से सीखते चले जाएंगे। चित्रकला सडन का चौथा अंग हमारा है लावण्य योजना। लावण्य योजना, क्योंकि भाव लावण्य को एक ही में रखा गया है, एक ही तरह का चीज़ है, थोड़ा सा इसमें अंतर है, लेकिन इसको हम अलग अलग यहाँ परिभाषित करेंगे लावण्य योजना के बारे में। जैसे कि मैंने भाव में क्या जाना, भाव में हम जान रहे थे वो इमोशन होने चाहिए, वो आपके अंदर भाव होना चाहिए जिससे आप पहचान सकें। चौथे में आप लिखेंगे लावण्य योजना। लावण्य योजना में आपको लिखना है सडन का चौथा अंग हमारा लावण्य योजना है। लावण्य कहते हैं रूप परिमति को। रूप परिमति यानी कि मोल थीम को कहते हैं। मोल थीम को ही हिंदी में कहते हैं रूप परिमिति। किसी भी चित्र में रूप, प्रमाण और भाव होने के साथ साथ चित्र में लावण्य होना भी परम आवश्यक है। चित्र में हमने क्या क्या नोट किया, हमने
उसके रूप भेद को अंतर कर लिए, उसमें हमने प्रमाण भी डाल दिया और उसमें हमने भाव को भी इंक्लूड कर दिया। तो भाव को इंक्लूड करने के बाद हमें क्या करना है, उसमें लावण्य योजना को भी डालना है। लावण्य योजना भी उसमें रहनी चाहिए, ये भी रहना परम आवश्यक है, क्योंकि भाव का संबंध तो है आंतरिक विकारों से होता है। भाव का संबंध किससे होता है? आपके आंतरिक विकार से होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, आपके मन में जो भी इमोशन रहेंगे, जो भी भाव रहेंगे, वो आपके चेहरे पर दिखाई दे देंगे। तो जब भी आप चित्र किसी का बनाएं, जब भी आप क्लास में पढ़ाने जाएं, तो बच्चे के मन में जो भाव चल रहा है उसे आप देख कर पहचान सकते हैं, भाव आपका वही है। तो इसलिए कहा गया है कि भाव का संबंध केवल जो है आंतरिक विकारों से होता है। जो हमारे मन में विकार चल रहे हैं, जो हमारे मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वो भाव हमारे चेहरे पर दिखाई देते हैं। भाव को जो है कोमल, सुंदर एवं मनोहर अभिव्यक्ति भी माना गया है। लेकिन लावण्य योजना में क्या होता है? लावण्य योजना में जो है भाव से ऊपर उठ करके हम चीज़ों को निरूपित करते हैं। भाव तो हमारा होता ही है, भाव को हम और सटीक रूप में उसे दिखाते हैं और बेहतर रूप में दिखाते हैं। जैसे कि आप फूल का अंकन कर रहे हैं, बहुत सारे फूल है, जब मार्केट आप बाजार में जाते हैं या फिर बगीचे में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे फूल दिखाई देंगे, लेकिन उसी फूल में कुछ ऐसे फूल होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, वो आपको आकर्षित भी करने लगते हैं। तो जो फूल का ये आकर्षण भाव होता है, लावण्य उसी को कहा गया है। यानी भाव में भी उच्च भाव आप बोल सकते हैं। भाव तो सभी के अंदर आता है, लेकिन एक उच्च कोटि का भाव। फूल तो सभी हैं, सभी फूल सुंदर हैं, लेकिन उन सभी फूलों में एक गुलाब के फूल की अपनी एक महत्ता है, उसकी अपनी एक खुशबू है। चमेली के फूल की अपनी एक खुशबू है। जब आप बाग में जाते हैं तो उस फूल को तोड़ते हैं जो कि जिसमें सुगंध बहुत अच्छा हो, जो देखने में बहुत बढ़िया हो, तो वही जो आकर्षण होता है, उसी आकर्षण को हम लोग कहते हैं भाव लावण्य। इसलिए आपके भाव लावण्य को एक में रखा गया है। भाव तो है ही, लेकिन भाव में हमको लावण्य योजना भी ऐड करनी, लावण्य भी जोड़ना है। यानी वो खूबसूरती को हमें दिखाना है, वो खुशबू को हमें दिखाना है। हमें भाव तो दिखाना ही है, भाव के अंदर वो महक जो है, वो खुशबू जो है, वो भी हमें डालनी है अपने चित्रों में। अपने बच्चों के अंदर भाव को तो हम समझेंगे ही, उसके अंदर उस खुशबू को भी हम जागृत करेंगे। क्योंकि एक प्रतिभाशाली जो कलाकार होते हैं, जो चित्रकार होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ही बेहतर कलाकार हैं, वो अपनी कृति में एक विशेष चमक उत्पन्न कर चित्र को मधुर, कोमल एवं सहज भावों से उसे प्राणवान बना देते हैं। आप किसी से मिलने जाते हैं, आप या महाविद्यालय आते हैं या आप कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पर कई सारे शिक्षक, बहुत सारे लोगों से आप मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके भाव आपको बहुत ही प्रभावित करते हैं। उनसे बार बार आपकी मिलने की इच्छा होती है, उनसे बातें करने की आपकी इच्छा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर एक विशेष भाव होता है जो कि आपको आकर्षित कर लेता है, जो कि लगता है कि नहीं, इनसे हमें बात करनी चाहिए, ये हमें बेहतर से समझा सकते हैं। तो वो जो भाव है, वो इमोशन जो है, वो आपके अंदर होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जब आप बाग में या बगीचे में या मार्केट में जाते हैं तो उस वस्तु को पसंद करते हैं जिसकी खूबसूरती जो है आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वो जो भाव होता है, वही भाव आपको पकड़ना है। भाव तो हम जानते हैं, भाव में लावण्य योजना भी होनी चाहिए। उस लावण्य योजना को हमें देखना है, उसको हमको पहचानना है। क्योंकि एक भाव में ही लावण्य योजना को जोड़ देने से क्या होता है, चीज़ें वो प्राणवान बन जाती है। बहुत चीज़ें आप देखे होंगे, कुछ पेंटिंग ऐसी होती है, कुछ मूर्तियाँ ऐसी होती है जो लगता है कि साक्षात में रखी गई है, वहाँ पर कोई आदमी, इंसान वहाँ पर खड़ा है। आप सभी यदि दुर्गा पूजा के समय जब पंडाल घूमने जाते हैं तो आप कई सारी मूर्तियाँ देखते हैं, लेकिन कुछ मूर्तियाँ ऐसी होती है जहाँ पर आपको रुकने पर बेहोश हो जाते हैं। आपको लगता है कि साक्षात वहाँ पर किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया गया है, इतना उसमें लावण्य योजना रहता है। तो जो कलाकार जो है प्रतिभाशाली कलाकार होते हैं, वो अपने चित्रों में एक विशेष चमक उत्पन्न करते हैं, ऐसा उसमें भाव डाल देते हैं कि वो एकदम सजीव लगने लगता है। तो जो सजीव लगने का भाव जब लगने लगे तब हम समझ सकते हैं कि उसमें एक प्राण आ गई है। तो प्राण डालने की जो प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं लावण्य योजना।
यानी कि जब हम चित्र बनाए या फिर क्लास में पढ़ाएं तो हम रूपभेद प्रमाण भाव के साथ हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि अपने चित्रों में प्राणवान बनाने के लिए लवाने योजना को भी हम निरूपित करें। तो ये चौथा नियम था जिसमें हम जान रहे थे कि हमारा चित्र किस ढंग का होना चाहिए, क्योंकि रूप की सुंदरता या ठीक इसके विपरीत कुरूपता दोनों का समान आकर्षण भाव के चित्र जो है दर्शक की अतृप्त आंखें मन के अथा तृष्णा को सदैव चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के आकर्षण की तरह निरंतर अपनी ओर खींचता रहता है। जो भी वस्तु है, चाहे उसका कुरूप रूप हो चाहे उसका सुंदर रूप हो, दोनों जो है भाव, अगर भावपूर्ण उसे बना रहे हैं तो उसे दर्शक उसे देखने वाले हैं उसे वो वैसे ही खींच लेता है जैसे चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षण करते रहते हैं। अब देखोगे जब चुंबक के हम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हैं तो क्या होते हैं, आपस में सट जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। तो वही भाव आपके चित्रों में भी होना चाहिए, वही भाव आपके अंदर होना चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते ये भाव आपके अंदर जागृत होना चाहिए कि जब भी आप क्लास में जाएं आपके अंदर वो भाव रहे कि बच्चे आपसे जुड़ते चले जाएं, आपसे बच्चे भागे नहीं, आपसे जुड़ कर रहें, आपसे वो ज्ञान प्राप्त करें। तो ये भाव आपको अपने अंदर रखना है, कला को अपने साथ रखना है, कला को छोड़ना नहीं है। भले आप अभी बीएड में कला सीख रहे हैं, लेकिन कोशिश ये करना है जब तक आप क्लास में पढ़ाएं, जब तक टीचर रहें आप, जहाँ तक हो सके कला को अपने साथ रखना है, कला को भी आपको छोड़ना नहीं है कि कला के साथ ही हम बेहतर से अपने क्लास का संचालन कर सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं सादृश्य के बारे में। सादृश्य जो है आपका 5वां अंग है चित्रकला सदन का। चित्रकला सदन का मैंने 4 अंग की चर्चा कर ली है, अब हम बात करेंगे सादृश्य के बारे में। चित्र सदन के 5वें अंग में, पंचम अंग में सादृश्य का अध्ययन किया जाता है। सादृश्य का अर्थ होता है कि एक भाव के समतुल्य अन्य भाव की उत्पत्ति को हम लोग सादृश्य कहते हैं। यानी कि एक आकृति जैसी बनी हुई है उसी तरह दूसरी आकृति का निर्माण करना ही सादृश्य कहलाता है। रूप भेदा में हम क्या जान रहे थे कि प्रत्येक आकृति में भिन्नताएं हैं, उस भिन्नताओं को हम अंकन करेंगे। लेकिन एक आकृति का यदि हम निर्माण कर दिए, एक रूप को हमने बना दिया, उसी रूप को हम फिर से बनाना चाह रहे हैं तो हम कैसे बनाएंगे, वैसा ही बनाएंगे जैसा कि हमने पहले बनाया था, उसमें कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि जब आप किसी का चेहरा बना रहे हैं, किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हैं, तो पोर्ट्रेट वैसा बनना चाहिए जैसा वो व्यक्ति है, कि कोई व्यक्ति उसे देखते ही पहचान जाए कि हाँ इस अमुक व्यक्ति की आपने छवि बनाई है। यदि उस आपके द्वारा बनाई गई छवि को कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाता है या पहचानने में समय लगाता है तो आप समझ जाइए कि आपने सादृश्य का अंकन अच्छे से नहीं किया है, आपको और मेहनत की आवश्यकता है। हमें चित्रकला सदन को और विशेष पढ़ने की आवश्यकता है, इसके नियम को अपनाने की आवश्यकता है। तो सादृश्य में हम करते क्या है, एक भाव के समतुल्य अन्य भाव की उत्पत्ति को हम लोग सादृश्य कहते हैं, यानी अंकन करते हैं। इसको आप समझ सकते हैं आसान भाषा में कि किसी मूल आकृति की नकल या रूप का प्रतिरूप ही सादृश्य है। नकल यानी कि उसकी दूसरी आकृति, जैसी एक आकृति दिख रही है उसी तरह उसी के अनुरूप उसकी नकल करना, उसकी दूसरी आकृति बनाना ही हम लोग उसे सादृश्य कहते हैं। सादृश्य का मूल तात्पर्य वस्तुओं को देखकर, समझकर, कल्पना कर भाव के अनुरूप चित्र बनाना या उपस्थित करना होता है। आप सभी पढ़ते होंगे इतिहास में कि जो अजंता की गुफाओं में जो पेंटिंगें मिली थी या बाघ की गुफाओं में जो हमें चित्रों की प्राप्ति हुई थी, उन सब चीज़ों का सादृश्य किया गया, यानी उनका पुनः अंकन किया गया। भारत के महान कलाकारों के द्वारा उन सब आकृतियों का पुनः निर्माण किया गया और हमारे समक्ष उसे प्रस्तुत किया गया। तो सादृश्य उसे कहते हैं, जो भी आकृति एक बार बन चुकी है उसी आकृति को पुनः बनाना, फिर से देख कर बनाना ही सादृश्य चित्रण कहलाता है। सादृश्य की यदि हम बात करें तो एक एग्जाम्पल आपको मैं देना चाहेंगे।
आप सभी तो ताजमहल देखे ही होंगे। ताजमहल अगर नहीं भी देखे होंगे तो तस्वीर में भी जरूर ही देखे होंगे। ताजमहल जो है यदि आप जाकर देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो तस्वीर में तो हर कोई देखा होगा। तो ताजमहल का भी एक सादृश्य है भारत में, यानी कि ताजमहल की भी 2 कॉपी, फोटो कॉपी इसको बोल सकते हैं। ताजमहल का सादृश्य भी भारत में बना हुआ है। शायद आप सभी को पता भी होगा, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। ताजमहल का सादृश्य है बीबी का मकबरा, उसका नाम दिया गया है बीबी का मकबरा। ये जो आपका बीबी का मकबरा जो है, इसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अंतिम 17वीं शताब्दी में करवाया था। जो इसका निर्माण जो है मुगल के जो बादशाह थे औरंगजेब, उनके द्वारा 17वीं शताब्दी में इसे कराया गया था। इतिहासकारों के अनुसार इस मकबरे का निर्माण बादशाह औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी माँ दिलरस बानो बेगम की याद में करवाया था। इतिहासकार की यदि हम बात करें तो हमें पता चलता है कि ये जो मकबरा था, बीबी का जो मकबरा जो दिया गया है, इसका निर्माण जो है औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी माँ दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया था। इन्हें जो है राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता है। यह ताजमहल की आकृति पर बनवाया गया था, यानी कि जैसा आपका ताजमहल है इसी का जो है हमें सादृश्य अंकन मिलता है। उसकी हमके 2 कॉपी या फोटो कॉपी या बोल सकते हैं बनवाया गया था। मुगल काल के समय ही बनवाया गया था यह, और इसका जो है बनवाया गया था। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में एक जगह है औरंगाबाद। औरंगाबाद जो है अजंता के नज़दीक है। अजंता जो है औरंगाबाद में ही है, और एलोरा गुफा भी वहीं पर है। यदि कभी भी आपको अजंता या एलोरा घूमने का जाने का हुआ तो आप साथ में बीबी का मकबरा भी, यानी कि ताजमहल का सादृश्य भी देख सकते हैं, वहीं बना हुआ है। इसमें जो है अकबर एवं शाहजहां के काल के शाही निर्माण से अंतिम मुगलों के साधारण वास्तुकला के परिवर्तन को दर्शाता है। जब हम बीबी के मकबरा को देखते हैं तो हम पाते हैं कि अकबर एवं शाहजहां के काल में जो भवन बने हैं उससे बहुत डिफरेंट, बहुत अंतर जो है, अंतिम इसे आप बोल सकते हैं साधारण वास्तुकला जो है हमें इसमें दिखाई देता है। और जब ताजमहल से तुलना करते हैं तो ताजमहल के से तुलना करने के कारण यह और उपेक्षा का कारण बन गया है। यानी कि जब हम किसी की सादृश्य करते हैं, तुलना करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके जितना गुण उसमें भी देखना चाहते हैं, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है। कि मुगल काल के दौरान यह वास्तु जो है औरंगाबाद शहर के मध्य में बनाया गया था। इस मकबरे को ताजमहल के कलाकार इतिहासकारों के द्वारा फूहर नकल भी कहा जाता है, जो कि औरंगजेब की घटिया वास्तुकला को दर्शाता है। तो सादृश्य तो किया गया ताजमहल का, लेकिन इतिहासकारों ने इसे पूरी तरह से नकार दिया और उसे ताजमहल की फूहर नकल और औरंगजेब की घटिया वास्तुकला से भी उन्होंने इसे प्रमाणित किया है, यानी कि इसे कहा है। तो सादृश्य चित्रण में हमने देखा कि हम क्या करते हैं, किसी चीज़ों का हूबहू निर्माण करते हैं, यानी कि जैसा है वो वैसे ही बनाते हैं। तो आप ताजमहल का सादृश्य, बीबी का मकबरा को आप कहते तो हैं, लेकिन उसको पूरी तरह प्रमाणित नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा ताजमहल है पूरी तरह से उसको वैसा नहीं बनाया गया। यानी कि जो नियम है, जो फार्मूला है, सो सडंग है, सडंग के अनुसार हम बीबी के मकबरा को ताजमहल का सादृश्य चित्रण नहीं कर सकते हैं, सादृश्य अंकन नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतिहासकारों ने इसे नहीं माना है, क्योंकि उनका मानना है कि जो वास्तुकला का प्रयोग ताजमहल में हुआ है उस हिसाब से यहाँ पर बहुत निम्न स्तर का हुआ है, तो इसे हम सादृश्य अंकन नहीं कहेंगे। अगला आपका है वर्णिका भंग, और ये सबसे अंतिम है वर्णिका भंग। वर्ण का अर्थ आप सभी जानते होंगे, वर्ण को कहते हैं कलर, रंग। रंग को जो है हिंदी में वर्ण भी कहा जाता है। तो हमारा चित्रकला सडंग का छठा एवं अंतिम है वर्णिका भंग, और हम वर्णिका भंग के बारे में अब जानते हैं। वर्णिका भंग
में हम क्या कर सकते हैं। आपको हेडिंग देना है वर्णिका भंग। सडंग के छठे अंग में वर्णिका भंग का हमें वर्णन मिलता है। जब हम सडंग के अंतिम पाठ में पहुँचते हैं तो हमें वर्णन मिलता है वर्णिका भंग के बारे में। वर्णिका भंग का अर्थ होता है रंगों की मिली जुली भंगिमा वर्णिका भंग कहलाती है। यानी कि जब हम चित्र में सब कुछ कर लिए, रूप भेद कर लिए, परिमाण भी सटीक मेरा हो गया, भाव लावण्य भी दिखा लिए, यदि हम सादृश्य का अंकन कर रहे हैं ये भी हो गया, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है उसमें रंग भरना। क्योंकि जब आप स्केचिंग या पेंटिंग सीखने आते हैं तो पहले आपको स्केचिंग सिखाया जाता है। पहले आप कहते हैं पहले आप परफेक्ट फिगर बनाइए, फिर फिगर बनाते हैं तो उसमें आपको प्रमाण बताया था कि किस प्रमाण से आपका होना चाहिए, भाव लावण्य उसमें दिखाते हैं। यदि आप कॉपी करके बना रहे हैं यानी सादृश्य अंकन कर रहे हैं तो वो आपको बताया जाता है। ये सब पांचों अंकन करने के बाद सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण आपका है वर्णिका भंग की रंग भरना, कलर करना उसमें। तो रंगों की जो मिली जुली भंगिमा होती है उसे हम कहते हैं वर्णिका भंग। क्योंकि प्रकाश किरणों से यह रंगीन दुनिया हमें दिखाई देती है। आकाश नीला है, ये सभी को पता है। तो लेकिन जब सुबह में हम देखते हैं, सुबह दोपहर और शाम में नीला आकाश का जो है रंग एक सा नहीं होता है। चित्रकला के क्षेत्र में भी रंगों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि यहाँ भी आपके इसे प्रमाण का यूज होता है। क्योंकि जैसा हमें दिखाई देता है हम रंग भी वैसा ही लगाएंगे। यदि हम सुबह का मॉर्निंग का सीन बना रहे हैं तो हम आकाश को नीला नहीं बनाएंगे। हमें सुबह में जैसा आकाश दिखता है, जो लालिमा दिखाई देती है, उस लालिमा को हम अंकन करेंगे। यदि हम दोपहर का आकाश बना रहे हैं तो दोपहर में जैसा आकाश दिखता है हम वैसा बनाएंगे। शाम का आकाश हमें जैसा दिखता है उस रूप में हम इसका अंकन करेंगे। तो चित्रकला के क्षेत्र में जो है रंगों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। रंग के द्वारा ही विभिन्न प्रकार की रेखाएं, रूप, आकार इत्यादि का निर्माण किया जाता है। चित्र के विषय और भाव के अनुसार जो है उपयुक्त रंगों का व्यवहार ही वर्णिका भंग कहलाता है। वर्णिका भंग में आप बोल सकते हैं कि चित्र के विषय और भाव के अनुसार ही उपयुक्त रंगों का व्यवहार करना ही वर्णिका भंग कहलाता है। यानी कि चित्र में जैसा हमारा दृश्य है, जैसा हमारा सीन है, जैसा हमारा भाव है, जो भी पांच हमने यहाँ पर भी देखा, रूप भेद, प्रमाण, भाव लावण्य, योजनम और सादृश्य, उसी के अनुसार ही हम वर्णिका भंग का भी प्रयोग करेंगे। चित्र के जैसे हमारे विषय हैं, जैसे हमारे भाव हैं, उसी भाव के अनुसार यदि हम रंग का भी प्रयोग करते हैं तो वर्णिका भंग उसे ही हम कहते हैं। मान लीजिए आप अभी जो वर्तमान में जो पीड़ा चल रही थी, जो मजदूर वापस घर की तरफ आ रहे थे, यदि उनका आप अंकन कर रहे हैं तो आप क्या करते? मजदूर की पीड़ा को दिखाने के लिए आप काले रंग का प्रयोग करते हैं। उनके पैरों में जख्म दिखाने के लिए आप लाल रंग का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने एक पेंटिंग देखा था जिसमें एक कलाकार ने मजदूर के जो पद चिन्ह होते हैं, जो पाँव के चिन्ह होते हैं, उस चिन्ह को उन्होंने लाल रंग से दिखाया था। यानी कि वो दिखाने का प्रयास किए थे कि उनके पैर में छाले पड़ रहे हैं, वो उनके पैर से खून निकल रहे हैं, उसको दिखाने का उन्होंने प्रयास किया था। पूरी पेंटिंग को उन्होंने काले रंग से चित्रित किया और पाँव के निशान को उन्होंने लाल रंग से चित्रण किया था। यानी कि मजदूर की पीड़ा को उन्होंने दिखाने का प्रयास किया था। तो हम भी क्या कर सकते हैं, जो भी हम चित्र का निर्माण करेंगे तो रंग योजना का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। तो हमने चित्रकला सडंग को जाना, चूँकि इसका दो पार्ट हो गया। पहले पार्ट में मैंने दो जाना था, रूप भेद और प्रमाणानी को, और वीडियो के दूसरे भाग में मैंने भाव लावण्य, योजनम, सादृश्य और वर्णिका भंग, रंगों की मिली जुली भंगिमा के बारे में मैंने बात किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो ये चित्रकला सडंग है इसमें जो नियम बताए गए हैं, इस नियम का आप प्रयोग करेंगे और उसके उपरांत ही चित्रों का निर्माण करेंगे। चित्रों का भी निर्माण करेंगे और इसके साथ ही साथ जब आप क्लास में पढ़ाने जाएंगे तो जो आपका कंसेप्ट है, जो बीएड का कंसेप्ट है, आर्ट एडेड लर्निंग है, रोल ऑफ ए टीचर, इसे भी आप पूरा करेंगे। क्योंकि जब तक आप
कला के आर्ट के नियम को नहीं जानते हैं तब तक इसे आप ऐड नहीं कर सकते हैं अपने लर्निंग में। तो आज हमने नियम को जाना, चित्रकला के नियम क्या है। नियम का जो है ये नियम जो है मैंने पहले वीडियो में आपसे बता रखा था कि कामसूत्र की टीका जयमंगला के नाम से इसे लिखा गया था। इसे लिखने वाले विद्वान राजपुरोहित थे जिनका नाम था पंडित यशोधरा। उन्होंने 11वीं शताब्दी में जयमंगला नाम से कामसूत्र की टीका में उन्होंने इसका वर्णन किया। इन्होंने जो आलेख्य चित्रकला के 6 नियम बताए, उसी 6 नियम को हम लोग चित्रकला षडंग कहते हैं। प्रत्येक चित्रकार के लिए या कला प्रेमी के लिए या आप सभी के लिए चित्रकला षडंग को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सभी चित्र का भी निर्माण करते हैं। और जब क्लास में पढ़ाने जाते हैं, आप कोई विषय पढ़ाएं, वहाँ पर भी आप चित्रों का निर्माण करते हैं। मान लीजिए कि आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो बायोलॉजी में आप प्रत्येक चीज़ों का निरूपण करते हैं। तो निरूपण कैसा करेंगे आप? निरूपण सादृश्य करेंगे, यानी कि जैसा वो है वैसे ही हम बनाने का प्रयास करेंगे, गलत उसमें नहीं बनाएंगे। और क्या करेंगे? उसमें प्रमाण भी दिखाएंगे, भाव लावण्य भी उसमें दिखाएंगे। जो चीज़ हम बना रहे हैं, जो भी चीज़ हम दिखा रहे हैं, उसमें परफेक्शन होना चाहिए। परफेक्शन कब होगा? जब आप जो नियम है ये जो पंडित यशोधरा के द्वारा प्रस्तुत किया गया था जयमंगला के नाम से, तो जिसमें जो 6 नियम बताए गए हैं षडंग को, उस चित्रकला षडंग को हम जानेंगे। जब तक आप चित्रकला षडंग को नहीं जानते हैं, आप चित्रों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी और इसका आप चित्र बनाते समय प्रयोग भी करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में आपके EPC 2 के बाकी यूनिट को, बाकी सेक्शन को लेकर आएंगे। धन्यवाद।